हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय शिक्षण कौशल में इस समय हम शिक्षण कौशल में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जिसका आज दूसरा वीडियो है और पिछले वीडियो आप देखते रहिए। क्योंकि ये हमने वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में जो इसमें हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं वो हमने शॉर्ट में पढ़ा दिया है आपको। तो ऐसे बने रहिए, मेरे चैनल पे देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तो आज हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का दूसरा वीडियो अपना। तो हम देखते हैं, हमने कल के क्लास में पढ़ लिया था 1813 और 1833 का आज्ञा पत्र और प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण क्या थे। इसके आगे आता है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आता है। ठीक है, इनका विवरण पत्र जो है 1835 में आया था। इनका विवरण पत्र जो है 1835 में आया था और इनके सिद्धांत को देखिए किस किस नामों से जानते हैं। छनन का सिद्धांत, छनन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत और निस्पंदन का सिद्धांत। निस्पंदन का सिद्धांत, इन सब नामों से इनके सिद्धांत को जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोलें तो फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी इस नाम से पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसका है या इसमें क्या कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, छनाई का सिद्धांत या छनन का सिद्धांत या निस्पंदन का सिद्धांत। तो अब हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले जो है ये जब 1833 का आज्ञा पत्र है, उसके बाद विवाद हो गया प्राच्य पाश्चात्य, उसके बाद लॉर्ड मैकाले आया भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। तो हम देखते हैं कि 10 जून 1834 को, ठीक है, ये कानून के सदस्य के रूप में आया था, सॉरी गवर्नर जनरल के सदस्य के रूप में नहीं। 10 जून 1834 को मैकाले जो है कानून के सदस्य के रूप में भारत आया। कानून के सदस्य के रूप में भारत आया। कानून के सदस्य के रूप में जो है मैकाले का आया, भारत आया। ठीक है, रूप में भारत आया। कौन? मैकाले। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए मैकाले भारत कब आया तो आप बताएंगे 10 जून 1834 को आया। कानून के सदस्य के रूप में भारत आया। और 2 फरवरी 1835 को जो है इसने अपना एक विवरण पत्र जो था, अपना एक विवरण पत्र जो बनाया था उसे विलियम बेंटिंक को सौंप दिया। उसे विलियम बेंटिंक को भेज दिया पास करने के लिए, विलियम बेंटिंक को। तो हमने क्या देखा, 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने जो विवरण पत्र बनाया था विलियम बेंटिंक के पास भेज दिया और जो है 7 मार्च को इसके विवरण पत्र को मंजूरी मिल गई। 7 मार्च 1835 को विवरण पत्र को मंजूरी मिल गई। और यहीं से क्या हुई कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। यहीं से क्या हुई, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। तो हम देखते हैं कि क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मैकाले के विवरण पत्र का विवरण पत्र 1835 हम जानते हैं। छनन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें कहते हैं। और 10 जून 1834 को जो है लॉर्ड मैकाले कानून के सदस्य के रूप में भारत आया। 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को इसने अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिंक को भेजा पास करने के लिए। और 7 मार्च 1835 को इसे मंजूरी मिल गई, यानी प्रस्ताव इसका पास हो गया, विवरण पत्र जो है पास हो गया। और यहीं से क्या है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। इसे मंजूरी मिल गई और यहीं से क्या हुई, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। अब हम देखते हैं कि इनके तब विवरण पत्र में इनकी मुख्य बातें क्या क्या थी। तो इनकी मुख्य बातों को हम जान लेते हैं। एक मिनट। तो इनके विवरण पत्र की जो मुख्य बातें थी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि धारा 43, ठीक है, जो 1813 का आज्ञा पत्र आया था उसमें धारा 43 में जो वर्णन किया गया था, तो उसमें क्या था कि जो है, ध्यान से सुनिएगा, धारा 13 में जो वर्णित धनराशि थी, ठीक है, तो इसमें था कि वो गवर्नर जनरल या जनरल अपनी इच्छा से कहीं भी खर्च कर सकता है। उस धनराशि को गवर्नर जनरल जो है, जनरल अपनी इच्छा से कहीं भी खर्च कर सकता है, इस पर कोई भी बाध्यता नहीं है। ठीक है, वो जहाँ चाहे वहाँ खर्च करे। इनके विवरण पत्र में लिखा था, ठीक है, कि वो जो 1813 के धारा 43 में वर्णित था कि जो धनराशि शिक्षा के लिए आई है वो जनरल अपनी इच्छा से कहीं भी खर्च कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है, उससे कोई भी पूछ नहीं सकता है। फिर अगला इन्होंने क्या लिखा, उसमें इन्होंने लिखा कि जो है भारतीय विद्वान का अर्थ, ठीक है, इन्होंने कहा कि भारतीय विद्वान का अर्थ केवल संस्कृत में पंडित
या अरबी में मौलवी ही नहीं हैं। ठीक है, इसने कहा कि भारतीय विद्वान का अर्थ केवल संस्कृत में पंडित और अरबी के मौलवी ही नहीं हैं। ठीक है, बल्कि वो लोग भी हैं जो लोग भारत में अंग्रेजी पढ़ते हैं। ओके, इन्होंने क्या कहा कि भारतीय विद्वान का अर्थ केवल संस्कृत और में पंडित और अरबी के मौलवी ही नहीं है, बल्कि वो लोग भी हैं जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते हैं। ओके, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो हमने देख लिया दूसरा विवरण इनका ये हो गया। ओके, फिर हम अगला देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि धारा 43 में, ओके, धारा 43 में वर्णित जो है साहित्य शब्द का अर्थ, ओके, क्या है कि धारा 43 में जो है, धारा 43 हम अभी नीचे लिख देंगे, क्या ये कहा गया है कि धारा 43 में वर्णित जो साहित्य शब्द है, ओके, धारा 43 में जो साहित्य शब्द वर्णित हम यहाँ लिख देते हैं धारा 43 में। ओके, क्या है, धारा 43 में जो साहित्य शब्द का वर्णन हुआ है उसमें अर्थ ये बताया गया है, ध्यान से सुनेगा। धारा 43 में साहित्य वर्ण, जिसमें जो वर्णित है साहित्य शब्द, उसका अर्थ बताया गया है कि संस्कृत या अरबी फारसी। उन्होंने कहा है कि साहित्य शब्द का अर्थ केवल संस्कृत या अरबी फारसी का साहित्य ही नहीं है। ओके, इन्होंने कहा कि केवल संस्कृत या अरबी फारसी का साहित्य ही नहीं है साहित्य भाषा का अर्थ, बल्कि अपितु जॉन मिल्टन की कविताएं एवं लॉक का दर्शन भी इसमें शामिल है। क्या कहा इन्होंने? एवं कहा जॉन मिल्टन की कविताएं एवं लॉक का दर्शन भी शामिल है। तो धारा, इन्होंने कहा सीधे सीधे हम समझ लेते हैं कि धारा 43 में वर्णित जो साहित्य शब्द का अर्थ है, इन्होंने ये कहा कि संस्कृत या अरबी भाषा का साहित्य ही नहीं है, बल्कि जॉन मिल्टन की कविताएं एवं लॉक का दर्शन भी है। तो हमने इधर का पूरा समझ लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं इन्होंने अंग्रेजी माध्यम के पक्ष के तर्क में क्या कहा। ओके, तो हम इनके तर्क को जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा है ये शासकों की भाषा है। ओके, इन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा जो है ये शासकों की भाषा है। ओके, और इन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा जो है ब्रिटिश सरकार में नौकरी का माध्यम है। ओके, इन्होंने कहा विश्व का सबसे विकसित ज्ञान क्या है? अंग्रेजी है। इन्होंने कहा विश्व का सबसे विकसित ज्ञान अंग्रेजी है। ओके, इन्होंने कहा कि शासकों की भाषा है, ब्रिटिश सरकार में नौकरी का माध्यम है अंग्रेजी भाषा, और जो है विश्व का सबसे विकसित ज्ञान क्या है? अंग्रेजी। अब हम आते हैं, इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है उच्च वर्ग को दी जाए। यहाँ पे लगता है निस्पंदन का सिद्धांत आपका। ओके, निस्पंदन का सिद्धांत या छनन का सिद्धांत। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, ओरली बता देते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो भारत के उच्च वर्ग हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो है, इन्होंने कहा कि कम लोगों को, ज़्यादा लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने से अच्छा है कि ज़्यादा लोगों को कम ज्ञान दिया जाए, उसके बाद वो अन्य वर्ग तक पहुंच जाए। तो इन्होंने कहा कि हम उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देंगे, ठीक है, उसके बाद वो जो ज्ञान है छन छन के धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुँच जाएगा। ओके, तो इस सिद्धांत में यही कहा गया था। और इन्होंने एक शब्द ये भी कहा था कि जो भारत का पूरा साहित्य है वो यूरोप में रखी अलमारी में किसी एक अध्याय के बराबर है, कुछ ऐसा था, हमने पीछे आपको बताया था। ओके, तो ये मैकाले ने ही कहा था। तो हमने क्या देखा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि निम्न वर्ग तक भी शिक्षा पहुंच जाएगी और हमें ज़्यादा ध्यान भी अधिक लोगों पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये निस्पंदन का सिद्धांत हो गया। तो हमने ये पूरा ओवरऑल सिद्धांत समझ लिया। अब इसके बाद देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, अब मान लिया कि हाँ इनके जो विवरण पत्र से थे, माना हमने कि इनके जो विवरण पत्र है इससे नींव तो पड़ी, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है, नींव तो पड़ी, लेकिन प्राच्य पाश्चात्य विवाद अब भी नहीं खत्म हुआ। ओके, लेकिन क्या हुआ कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था ये अभी भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था ये अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। और लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत मानते हैं। तो लिख लीजिए, मैकाले को जो है भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब पता नहीं किस बेस पे इनको भारतीय शिक्षा का अग्रदूत मान लिया गया था, ठीक है। तो इनके विवरण पत्र में क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। निष्कर्ष निकलता है कि इनके विवरण पत्र में जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। प्राच्य पश्चात विवाद का भी अंत नहीं कर पाए थे ये, ठीक है, इन्होंने सिर्फ अपना करके चले गए थे। उसके बाद भी इन्हें कि भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है मैकाले को। ओके, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। तो हमने ये पूरा देख लिया मैकाले का सिद्धांत, इससे अलग कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। फिर अब हम आते हैं आगे प्राच्य पश्चात विवाद के अंत पे।
तो देखते हैं कि मैकाले के बाद में जो है प्राच्य पश्चात विवाद अंत करने के लिए क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि विलियम बेंटिंक के बाद, ठीक है, विलियम बेंटिंक के बाद जो है ऑकलैंड जो है भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। ओके, ऑकलैंड जो है भारत का गवर्नर जनरल बन के आया और इसे ये पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आप प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म करिए। ठीक है, प्राच्य पश्चात विवाद खत्म करने की जिम्मेदारी इसे दी गई। ठीक है, खत्म करने की जिम्मेदारी, ओके, इसे दी गई। और तो 24 नवंबर 1839 को, ठीक है, 24 नवंबर 1839 को जो ऑकलैंड ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, ठीक है, ऑकलैंड का घोषणा पत्र प्रस्तुत हुआ। इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि प्राच्यवादियों को 31,000 रुपये अलग से दे दिए जाएं। इन्होंने कहा कि प्राच्यवादियों को 31,000 रुपये अलग से दे दिए जाएं। ठीक है, 31,000 रुपये अलग से दे दिए जाएं। ओके, क्या कहा गया कि प्राच्यवादियों को जो है 31,000 रुपये अलग से दे दिए जाएं, आवंटित किए जाएं, जिससे इस विवाद का अंत तो हो गया। ठीक है, विवाद का यहाँ पे निपटारा हो गया, अंत हो गया। ओके, लेकिन जो है मैकाले के जो निस्पंदन की नीति थी वो बनी रही, ऐसे ही निस्पंदन की नीति बनी रही, वो फिल्ट्रेशन थ्योरी चलती रही। ठीक है, तो हम फिर से एक बार जान लेते हैं। हमने देखा कि प्राच्य पश्चात विवाद के अंत में विलियम बेंटिंक के बाद भारत का गवर्नर जनरल बन के कौन, ऑकलैंड आया। ठीक है, तो ऑकलैंड को प्राच्य पश्चात विवाद खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई या उसे ये कार्य सौंपा गया। फिर 24 नवंबर 1839 को ऑकलैंड का घोषणा पत्र आया। ओके, उस घोषणा पत्र में ऑकलैंड में लिखा गया कि प्राच्यवादियों को अलग से 31,000 रुपये आवंटित कर दिए जाएँ, अलग से 31,000 रुपये दे दिए जाएँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस विवाद का अंत तो हो गया लेकिन निस्पंदन की नीति जो है बनी रही। ओके, तो हमने ये देखा प्राच्य पश्चात विवाद का अंत हो गया। अब हम देखते हैं वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं वुड का घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। ध्यान से देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1854 में आया था। तो पहले तो हम इसको वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वुड डिस्पैच। तो यहाँ लिख सकते हैं वुड, ठीक है, डिस्पैच, तो क्या हिंदी में लिख देते हैं, वुड डिस्पैच भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, वुड डिस्पैच पूछता है। ठीक है, अगर हम इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, भारतीय, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड के घोषणा पत्र को। ओके, मैग्ना कार्टा, और परमादेश कहा जाता है। ठीक है, परमादेश। तो हमने क्या देखा, जो वुड का घोषणा पत्र है 1854 में आया था, उसे वुड डिस्पैच, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा और परमादेश कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, और क्या कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर अध्यक्ष की बात करें, वुड के घोषणा पत्र जो आया था, वुड का घोषणा पत्र के चार्ल्स वुड ही थे। ठीक है, चार्ल्स वुड ही थे, चार्ल्स वुड ही थे। और ये किसके अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। तो हम BOC लिख दे रहे हैं, बोर्ड, चलिए लिख देते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे ये। ओके, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि चार्ल्स वुड जो थे इस समय क्या थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। और जो इनके घोषणा पत्र का विस्तार हुआ था वो 100 अनुच्छेदों में इन्होंने किया था, 100 अनुच्छेदों में इन्होंने अपने घोषणा पत्र का विस्तार किया था। तो हमने क्या देखा, उनका घोषणा पत्र 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, परमादेश और वुड डिस्पैच कहा जाता था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, सॉरी। और विस्तार क्या, 100 अनुच्छेदों में इसका विस्तार किया गया था। अब हम देखते हैं इन्होंने सिफारिशें क्या की थी। इन्होंने कहा था कि निस्पंदन की नीति जो है वो खत्म कर दी जाए। निस्पंदन की नीति को इन्होंने खत्म करने के लिए कहा था कि इसे बंद कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। ओके, और इन्होंने कहा था अगले में कि जो भारतीय शिक्षा का भार है, ओके, इन्होंने कहा था कि भारतीय शिक्षा का जो भार है वो कंपनी के हाथों में दे दिया जाए। कहाँ पर, कंपनी के हाथों में। ओके, इन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा का भार जो है ये कंपनी के हाथों में दे दिया जाए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है, ओके, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है ये भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में रखा जाए। इन्होंने दोनों को बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा जो शिक्षा का माध्यम है वो आप भारतीय भाषा में भी रखें, ओके, और अंग्रेजी भाषा में भी रखें, जिसको जिसमें सुविधा होगी वो उसमें शिक्षा ग्रहण करेगा। ओके, तो हमने देखा इनका शिक्षा के माध्यम क्या था। इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा का माध्यम है वो चाहे भारतीय भाषा रखें चाहे अंग्रेजी भाषा रखें, जिस हिसाब से अनुकूल हो उस हिसाब से रखें। तो इन्होंने दोनों माध्यमों की बात की थी कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों रखा जाए। ओके,
लेकिन इन्होंने जो है उच्च शिक्षा की जो बात की थी, तो इन्होंने कहा था उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा में की जाए। लेकिन उच्च शिक्षा पे इन्होंने कहा था कि जो है उच्च शिक्षा ये अंग्रेजी भाषा में दी जाए। ओके, उच्च शिक्षा की बात की कि ये जो है अंग्रेजी भाषा में दी जाए, ये याद रखिएगा। इन्होंने शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा अंग्रेजी भाषा दोनों बताया, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही रखा। ओके, अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्रमबद्ध शिक्षा योजना की बात की थी। ओके, क्रमबद्ध शिक्षा योजना की बात की, और इन्होंने शैक्षिक संरचना बताई थी। शैक्षिक संरचना कैसे कैसे बच्चों को किस हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, फिर मिडिल, ओके, फिर हाई स्कूल। ये संरचना याद रखिएगा, ये पूछता है। हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाएगी, उच्च शिक्षा, ठीक है, विश्वविद्यालय की शिक्षा। तो इनकी शैक्षिक संरचना अगर पूछा जाए तो क्या था, प्राथमिक, प्राथमिक फिर मिडिल, मिडिल से हाई स्कूल, हाई स्कूल से विश्वविद्यालय, इनकी जो है शैक्षिक संरचना थी। उसके बाद इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया था, ठीक है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की थी, तो ये चीज़ था बढ़िया इनका। फिर उसके बाद इन्होंने जन शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। क्या की थी, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। ओके, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा जन शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी, तो चार्ल्स वुड ने की थी। तो इस जन शिक्षा विभाग में इन्होंने जो कहा था कि अध्यक्ष जो इसका होगा, इसका जो सर्वोच्च अध्यक्ष होगा वो जन शिक्षा का निर्देशक या संचालक होगा। इसका जो अध्यक्ष होगा, सर्वोच्च अध्यक्ष होगा, वो जन शिक्षा, ठीक है, जन शिक्षा का संचालक या निर्देशक होगा, ठीक है, निर्देशक या संचालक होगा इसका अध्यक्ष, निर्देशक या संचालक। ओके, याद रखिएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना चार्ल्स वुड के समय में हुई। फिर आगे हम देखते हैं कि इन्होंने भारतीय स्कूलों में, ओके, सहायता अनुदान की बात की थी। भारतीय स्कूलों में इन्होंने सहायता अनुदान की बात की थी। ओके, फिर इन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा पर भी इन्होंने बात की थी। उसके बाद इन्होंने ये कहा, ठीक है, इन्होंने कहा कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए, यहाँ पे लिख देते हैं, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए इन्होंने कहा, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना, ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए उन्होंने कहा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तथा अन्य शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो है आदर्श माना जाए लंदन विश्वविद्यालय को। इन्होंने क्या कहा कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, लेकिन उसका आदर्श विद्यालय जो होगा वो लंदन विश्वविद्यालय होगा। ओके, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है इसको। फिर आगे बात इन्होंने धार्मिक शिक्षा में क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मजबूर ना किया जाए, ठीक है, इन्होंने कहा किसी भी स्कूल को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मजबूर ना किया जाए। हाँ, लेकिन जो कंपनी के स्कूल हैं, कंपनी यानी कि जो इंग्लिश स्कूल हैं, ब्रिटिश के स्कूल हैं, लेकिन जो कंपनी के स्कूल हैं उनमें बाइबिल रखी जाए। ओके, उनमें क्या है, बाइबिल रखी जाए। इन्होंने कहा कि आप किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी के स्कूल हैं यहाँ पर बाइबिल रखी जाए। ओके, बाइबिल रखे जाने की बात की। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए इन्होंने कहा कि शिक्षकों को जो है गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंग्लैंड में बने जो मॉडल या नॉर्मल स्कूल हैं उस तर्ज पर दी जाएगी। जो इंग्लैंड में मॉडल स्कूल, ठीक है, मॉडल स्कूल या नॉर्मल स्कूल हैं, ठीक है, नॉर्मल स्कूल, उन्हीं के तर्ज पर शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसी के तर्ज पर याद रखेगा, उसी के तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण। फिर इन्होंने मुसलमानों की शिक्षा की बात की थी। ओके, विशेष बात की थी मुसलमानों की शिक्षा की। और माध्यमिक जो है इन्होंने विद्यालय में वार्षिक अनुदान प्रणाली देने की बात की थी। ओके, तो ये वुड का घोषणा पत्र हो गया। हम एक बार ओवरऑल और समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लीजिएगा, कोई टफ नहीं है, अच्छा आराम से बस समझ लेते हैं। बस यही पूछा जाता है, मेन जो आपका पूछा जाता है अध्यक्ष, सन और क्या कहा जाता है, कहीं कहीं बीच का पूछ लेते हैं। ओके, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको पूरा बताया है। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया, जिसे वुड डिस्पैच, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा और परमादेश कहा जाता है। ओके, इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। विस्तार था इनका 100 अनुच्छेदों का। ओवरऑल सुन लीजिएगा जल्दी से। इन्होंने निस्पंदन के सिद्धांतों को खत्म करने की बात की थी। भारतीय शिक्षा का भार इन्होंने कहा था कंपनी के हाथों में दे दिया जाए, ठीक है। फिर शिक्षा का माध्यम इन्होंने कहा था कि भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों रखा जाए, लेकिन जो है उच्च शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा में दी जाए। ओके, इन्होंने क्रमबद्ध शिक्षा योजना की बात की।
इन्होंने शैक्षिक संरचना बताई, प्राथमिक शिक्षा दी जाए, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर विश्वविद्यालय शिक्षा दी जाए। इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया। ओके, और इन्होंने जन शिक्षा विभाग की जो है स्थापना की। इसके अध्यक्ष इन्होंने बताया कि जन शिक्षा का निर्देशक या संचालक होगा। ओके, फिर उन्होंने कहा कि भारत के स्कूलों में सहायता अनुदान प्रणाली देने की बात की, सहायता अनुदान की बात की। इन्होंने कहा कि भारतीय स्कूलों में जो है सहायता अनुदान दिया जाए। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पे बात की और इन्होंने जो है लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, करवाई। ओके, कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा न दी जाए, लेकिन जो कंपनी के स्कूल हैं यहाँ पर बाइबल रखा जाना जरूरी है। ओके, किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा न दी जाए, लेकिन कंपनी के स्कूलों में बाइबल रखा जाना जरूरी है। फिर इन्होंने शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए इंग्लैंड में बने मानक स्कूल और नॉर्मल स्कूल को के आधार पर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड के मॉडल स्कूल या नॉर्मल स्कूल जो थे उसी के तर्ज पर शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने का कार्य किया था। ओके, फिर उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा पर भी जोर दिया था और माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक अनुदान प्रणाली देने की भी बात की थी। तो ये हो गया वुड का घोषणा पत्र। इसीलिए इनको चार्ल्स वुड को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय वर्गों पर ध्यान दिया था। ओके, आप देख सकते हैं कि इन्होंने ध्यान दिया था। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे इसके। तो हमने वुड का घोषणा पत्र देख लिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नोट्स बनाते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, तो हम देखते हैं अब आगे। अब हम देखते हैं कि जब वुड का घोषणा पत्र खत्म हुआ था 1854 में, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद कुछ दिन तक रहा। फिर 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो है कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं। यहीं पे इन्होंने क्या किया, जब 1857 की क्रांति हुई तो 1858 में जो है कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1858 में। ओके, शासन समाप्त हो गया। ओके, फिर अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ठीक है, कंपनी का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, तो इसका शासन जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। ओके, तो शासन जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। शासन महारानी विक्टोरिया, ओके, विक्टोरिया के हाथ में चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1880 में जो है लॉर्ड रिपन 1880 में जो है लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बन के आया। ओके, लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर जनरल बन के आया, भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने जो है 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। क्या की उसने, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और उसका अध्यक्ष बनाया विलियम हंटर को, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हंटर कमीशन स्टार्ट होता है कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। शासन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। और फिर 1880 में जो है लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर जनरल बन के आया भारत का, और उसने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष इसने विलियम हंटर को रखा। ओके, याद रखिएगा अभी इतना। उसके बाद हंटर कमीशन स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं हंटर कमीशन पे, देखते हैं। ठीक है, तो हंटर कमीशन को हम देख लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। हम जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। हंटर कमीशन 1882 में आया था, याद रखिएगा 3 फरवरी 1882। ओके, 3 फरवरी 1882। और क्या था, अध्यक्ष क्या थे, विलियम हंटर थे। विलियम हंटर थे। सदस्य कौन थे, 20 सदस्य थे इसमें, 20 सदस्य थे, लेकिन जो है 6 ही भारतीय सदस्य थे, जिसमें भारतीय सदस्य कौन थे, 6 ही थे। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने विस्तार जो इनके था, इनके विवरण पत्र का विस्तार जो था वो 600 पेज और 220 प्रस्ताव थे लगभग। ठीक है, तो इनका क्या था, इधर अभी लिख देंगे। तो उपनाम पहले हम देख लेते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग या भारत का पहला शिक्षा आयोग। इसका उपनाम क्या था, भारतीय शिक्षा आयोग। इस नाम से पूछा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग या भारत का पहला शिक्षा आयोग, भारत का पहला शिक्षा आयोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और कहा जाए इसका विस्तार क्या था, तो इन्होंने 600 पेज रखे थे। ठीक है, 600 पेज और 220 से अधिक प्रस्ताव थे इनके, तो याद रखिएगा, इतना वो नहीं पूछता है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, अध्यक्ष विलियम हंटर थे,
सदस्य 20 थे, इसमें 6 भारतीय सदस्य थे। उपनाम क्या था इसका? हंटर कमीशन का भारतीय शिक्षा आयोग, ये भारत का पहला शिक्षा आयोग। तो हमने ये देखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी सिफारिशें क्या क्या थी। तो इन्होंने क्या किया था कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था इन्होंने। और जो है इन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा का भार है वो स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए, ठीक है, स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हुई, ये सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा कि जो है प्राथमिक शिक्षा का भार जो है स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाए तथा जो इसके खर्च का वाहन है, ठीक है, वो उनसे मिलने वाले करों से किया जाए। इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसका भार स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाए और इसके खर्च का वहन किया जाए। जो स्थानीय निकाय हैं उनसे हम कर वसूलेंगे, ठीक है, उन करों की वसूली के बाद भारतीय शिक्षा का वहन करेंगे। ओके, तो इन्होंने कहा तो जैसे नगर पालिका आता है, ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का भार इन्होंने स्थानीय निकायों को दे दिया। फिर आता है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, इन्होंने कहा कि भारतीय भाषा होगा, ठीक है, इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए। उसके अलावा जो है परंपरागत स्त्रियों को छोड़कर, ठीक है, परंपरागत स्त्रियों के अलावा सभी को रोजगार परक शिक्षा दी जाए, जैसे कताई, सिलाई, बुनाई, मछली पालन, ठीक है, कृषि, पशुपालन, ये सारी चीज़ें हो गई, आदि की शिक्षा दी जाए। तो हमने क्या देखा, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, यहीं पर समझ लेते हैं। और प्राथमिक शिक्षा का भार इन्होंने कहा स्थानीय निकायों को दे दिया जाए और इसके खर्च के वाहन के लिए जो स्थानीय निकाय से कर मिलते हैं उससे इसका खर्च किया जाए। ओके, तो जैसे नगर पालिका आ गई। और इन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो है भारतीय भाषा होना चाहिए, लेकिन परंपरागत स्त्रियों को छोड़कर सभी को रोजगार परक शिक्षा दी जाए, कताई, बुनाई, सिलाई, पशुपालन, कृषि, ये सारी चीज़ें हुई। और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा को 2 वर्गों में बांटा। ओके, तो जो 2 वर्गों में बांटा, तो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? वर्ग ए और वर्ग बी। तो वर्ग ए में इन्होंने कहा कि साहित्य विषय शामिल हो, ठीक है, इन्होंने साहित्य विषय को शामिल किया, साहित्य विषय को शामिल किया। और इसका उद्देश्य इनका था कि बच्चों को विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। ओके, तो हमने देख लिया कि वर्ग ए का क्या मोटिव था कि साहित्य विषय पर इन्होंने साहित्य विषय को शामिल करने की बात की और विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने की उद्देश्य था इनका। और वर्ग बी में क्या कहा गया है कि इन्होंने कहा कि उन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, ठीक है, उन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, ठीक है, उन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना जो है विश्वविद्यालय की डिग्री न लेकर व्यवसाय करना चाहते हैं, जो आगे आने की पढ़ाई नहीं करना चाहते, व्यवसाय करना चाहते हैं, यानी जो विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें जो है व्यावसायिक शिक्षा देना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि उन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना जो विश्वविद्यालय की डिग्री ना लेकर आगे व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें दोनों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दोनों वर्गों को जो है अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, दोनों वर्गों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान जरूरी है होना, तो हमने इधर का ये देख लिया। फिर उसके बाद हम आते हैं, इन्होंने कहा कि जो मॉडल स्कूल और नॉर्मल स्कूल हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए। इन्होंने कहा कि जो मॉडल स्कूल और नॉर्मल स्कूल हैं इनकी जो है संख्या में बढ़ोतरी की जाए, संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, फिर देखा गया, इन्होंने कहा कि जो उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का भार है ये भारतीयों पर छोड़ दिया जाए, लेकिन इन्हें अनुदान देना जारी रखा जाए। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का भार जो है ये पूरा तरीके से आप भारतीयों पर छोड़ दिया जाए, लेकिन जो है अनुदान देना जारी रखा जाए। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के अनुदान देना जारी रखा जाए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि सरकार ऐसी स्थान पर स्कूल खोलेगी जहाँ पर कोई निजी स्कूल ना हो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सरकार अपनी संस्थाएं वहीं पर खोले, हाँ, वहीं पर खोले जहाँ निजी क्षेत्र के कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं हैं। तो इन्होंने कहा सरकार जो है अपनी सरकारी संस्थाएं वहीं खोलेगी या सरकारी स्कूल वहीं खोलेगी जहाँ पर कोई स्कूल ना हो या निजी क्षेत्र के कोई स्कूल ना हो। ठीक है, निजी क्षेत्र के कोई स्कूल ना हो, सरकार वहीं पर अपने स्कूल खोलेगी या संस्थाएं खोलेगी। उसके बाद क्या कहा गया कि इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जो है धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, धार्मिक शिक्षा ना दी जाए कहाँ पर, सरकारी स्कूलों में। ठीक है, इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जो है धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। ओके, फिर इन्होंने कहा कि जो भारतीय शिक्षा की बागडोर है, भारतीय शिक्षा की जो बागडोर है पूरी, वो ईसाई मिशनरियों को ना दी जाए। इसको क्या है, ना दी जाए, ईसाई मिशनरियों को ना दी जाए। भारतीय शिक्षा की बागडोर जो है ईसाई मिशनरियों को ना दी जाए। तो ये हमारा खत्म होता है हंटर कमीशन है। एक बार ओवरऑल जल्दी से और समझ लेते हैं, बस खत्म करते हैं क्लास को। तो हमने देखा कि हंटर कमीशन 1882 में 1882 में 3 फरवरी 1882 को अध्यक्ष विलियम हंटर थे और सदस्य इसमें 20 थे, जिसमें से 6 भारतीय थे। इसका उपनाम था भारतीय शिक्षा आयोग। ये भारत का पहला शिक्षा आयोग। इसमें 600 पेज और 220 प्रस्ताव थे। सिफारिश की थी इन्होंने कि माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों
पर सौंप दिया जाए, ओके, स्थानीय निकायों पर सौंप दिया जाए और उनके खर्च के लिए उन पे जो लोग कर लगता है उससे वहन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम इन्होंने भारतीय भाषा बताया, भारतीय भाषा कहा गया, लेकिन परंपरागत स्त्रियों के अलावा सभी को रोजगार पर शिक्षा दी जाए। माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग क्या था कि साहित्य विषय को शामिल किया जाए, फिर उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। फिर वर्ग बी में कहा गया व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए बच्चों को, और जो बच्चे विश्वविद्यालय की डिग्री न लेकर, ठीक है, डिग्री न लेकर व्यावसायिक शिक्षा करना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। और नोट में इन्होंने क्या किया कि दोनों को अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है, अंग्रेजी ज्ञान जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल व नॉर्मल स्कूल की संख्या बढ़ाई जाए। फिर उन्होंने कहा उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का भार जो है भारतीयों पर छोड़ दिया जाए, लेकिन हाँ अनुदान देना जारी रखा जाए। फिर कहा इन्होंने कि सरकारी संस्थाएं जहाँ पर स्कूल नहीं हैं, इन्होंने कहा कि सरकार वहीं पर संस्थाएं खोलेगी जहाँ पर निजी क्षेत्र का कोई स्कूल ना हो, ओके। फिर इन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए और भारतीय शिक्षा की बागडोर जो है ईसाई मिशनरियों को ना सौंपी जाए। तो ये हो गया हमारा हंटर कमीशन, पूरा हंटर कमीशन हमने देख लिया, कुछ भी नहीं बचा। अब कल से हम आगे कर्जन आ जाएंगे कल से, ओके। तो हम उसको देखेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।